नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, भाग्य त्रिकोण या धर्म त्रिकोण का मैं तीसरा वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। भाग्य त्रिकोण को तीन भाव से देखा जाता है। पहला भाव प्रथम, जिसको लग्न भी बोलते हैं। दूसरा भाव पंचम भाव और तीसरा भाव नवम भाव। नवम भाव हमारे लिए इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नवम भाव से विशेष करके भाग्य को देखा जाता है। आपको बताते हैं कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं। वैसे तो इस संसार में हर व्यक्ति भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान ने अगर उसे मनुष्य रूप में भेजा है तो वह सत्कर्म कर सकता है, अच्छे कार्य कर सकता है। उसके माध्यम से इस संसार में वह प्रसिद्ध हो सकता है, अपना नाम रोशन कर सकता है। लेकिन ग्रहों से उसकी क्या स्थिति बनती है, उसकी चर्चा करना जरूरी है। नवम भाव का जो कारक ग्रह है वह सूर्य और बृहस्पति है, जिसमें सबसे अच्छी स्थिति बनती है बृहस्पति देव की, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, सामाजिक हो जाता है और धर्म कार्य और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति स्वयं इस स्थान पर यदि विद्यमान होते हैं तो ऐसे जातक को सबसे अधिक भाग्यशाली समझा जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नवम भाव में अन्य ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली नहीं है। आइए सूर्य देव से लेकर के और केतु देव तक सभी ग्रहों की स्थिति नवम भाव में क्या बनती है वह आपको बताते हैं। और यह एक विशेष वीडियो इसलिए है क्योंकि इससे आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि क्या आप भाग्यशाली हैं। आर यू लकी। चलिए, सूर्य देव यदि नवम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का पिता से मतभेद रहता है। पुत्रवान तो वह होता है और उसके पुत्र उसके लिए बहुत अच्छे भी होते हैं और उसका संबंध अपने पुत्रों से बहुत अच्छा आजीवन बना रहता है। साथ में ऐसा व्यक्ति बंधुओं से युक्त हो जाता है, देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला हो जाता है, अच्छे कार्य को करने वाला हो जाता है और कहीं न कहीं ठीक ठाक भाग्य उसका उसके जीवन में साथ देता है। यही स्थिति अगर चंद्रदेव नवम भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक शुभ कर्म करने वाला होता है, पुत्रवान होता है, धार्मिक होता है और भाग्य के भरोसे जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसको सफलता अवश्य मिलती है। अब यह देखना पड़ेगा कि चंद्रदेव पीड़ित न हो, कमजोर न हो, अमावस्या के आसपास के न हो, अंश बल में 0 से 5 अंश या 25 से 30 अंश के बीच के न हो, तो यह स्थिति काफी मजबूत बनेगी। और अगर यह स्थिति बनती है तो जो हमने फलादेश किया उसमें कुछ कमी आ सकती है। मंगल देव की स्थिति देखते हैं, ऐसा व्यक्ति राजमान्य हो जाता है, राजा से उसे सम्मान मिलता ही रहता है, कहीं न कहीं राजनीति से जुड़ जाता है, कहीं न कहीं सरकार से जुड़ जाता है, कहीं न कहीं बड़े सरकारी लोगों से जुड़ करके लाभ को कमाता है। समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। पिता से मतभेद आजीवन बना रहता है, जनघाती होता है और
लोक पीड़क होता है। कहने का मतलब है अपने लिए तो वह अच्छा है, लेकिन परिवार के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए वह अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका संबंध बड़े लोगों से होता है, उसकी धौंस वह लोगों के ऊपर जमाता है या उसकी वजह से लोगों को परेशान करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से मंगल देव की स्थिति अगर नवम भाव में बनती है तो लगभग इस प्रकार का फलादेश रहेगा। अब यहाँ आपको यह भी देखना है कि मंगल देव का संबंध किन ग्रहों से बन रहा है, किन ग्रहों की दृष्टि है, मंगल देव कितने मजबूत हैं। तो जो हमने फलादेश किया उसमें लगभग यह जो फलादेश है वह सही बैठेगा, और अगर कहीं मंगल देव कमजोर हुए तो इस फलादेश में कुछ न कुछ कमी भी आ सकती है। आइए बुध देव की स्थिति को समझते हैं। बुध देव अगर विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति विद्यावान होता है, आचार विचार से रहने वाला होता है, धन व धर्म से युक्त होता है, कार्य में चतुर होता है, और बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा वक्ता होता है। वह अपने वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। उसकी वाणी को सुनने के लिए लोग आतुर होते हैं या उसको ढूंढते हैं और उससे चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और जिस विषय पे चर्चा करते हैं उस विषय पर उससे विशेष करके राय लेना चाहते हैं। बृहस्पति देव की स्थिति अगर नवम भाव में बनती है, ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की चर्चा समाज में रहती है, वह कहीं न कहीं लोक हित के कार्य को करता है और मंत्री पद पाने वाला होता है। यह जरूरी नहीं है कि वह सरकार में हो, लेकिन यह बिल्कुल सही है कि लोग उससे सलाह लेने के लिए आते हैं, उससे पूछ करके ही कार्य करने के लिए लोग आते हैं और उसका सम्मान खूब करते हैं। सरकार में है तो मंत्री पद आसानी से उसे प्राप्त हो जाता है, धन व पुत्र से युक्त होता है और सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला होता है। प्यारे दर्शकों, शुक्र देव यदि इस नवम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति स्त्रीवान हो जाता है, मित्रों और पुत्रों से युक्त हो जाता है, राजा के कारण भाग्य को पाने वाला होता है। उसका संबंध यदि बड़े राजनीतिक पदाधिकारियों से होता है तो खूब अच्छा खासा लाभ इन लोगों से वह प्राप्त कर लेता है, या सामाजिक क्षेत्र में है तो भी उसको बड़े लोगों का सम्मान प्राप्त होता है। यदि वह बड़े अधिकारी के पद पर है, जो विशेष करके सरकार में है, उनका चहेता अफसर बन जाता है। प्यारे दर्शकों, शनि देव की स्थिति यदि नवम भाव पर होती है, भाग्य, धन, पुत्र, पिता, धर्म, इन सब से रहित हो जाता है। बहुत खराब स्थिति अगर बनेगी तो शनि देव के यहाँ विराजमान होने से ही बनेगी। ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है, दुर्जन होता है, अपने दुष्ट कार्य की वजह से पूरे जीवन परेशानी में पड़ा रहता है। तो शनि देव की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी नहीं बनती है, लेकिन हाँ उस पे यानी नवम भाव पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, विशेष करके बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, शुक्र की दृष्टि हो जाए, बुध की दृष्टि हो जाए, तो जो हमने फलादेश किया है उसमें शनि देव की स्थिति कमजोर बनेगी और ऐसे व्यक्ति कुछ संघर्ष के बाद अपने भाग्य को प्राप्त कर लेगा। राहु देव आकर के विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति विरोधी बात बोलने वाला हो जाता है, श्रोताओं के अनुकूल तो वह बिल्कुल नहीं बोलता है, लेकिन पुर और ग्राम का वह अग्रणी होता है, पुण्यशाली होता है,
और इसका भाग्य भी ठीक ठाक साथ देता है, तो राहु देव की स्थिति बहुत अच्छी खासी यहाँ पर बनती है। अगर केतु देव विराजमान होते हैं नवम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति पाप कर्मों में ज्यादा लिप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अशुभता का उदय बहुत ज्यादा होता है। पिता के शुभ कर्मों को वह प्राप्त कर नहीं पाता है, दरिद्र होता है और सज्जनों द्वारा निंदित होता है। इस प्रकार से प्यारे दर्शकों, नौ ग्रहों की स्थिति बनी। अब आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह नवम भाव में विराजमान है या कितने ग्रहों की दृष्टि है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है या यदि कारक ग्रहों की दृष्टि है, तो निश्चित तौर पे आप भाग्यशाली हैं और आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मिनिमम वर्क मैक्सिमम प्रॉफिट आप कमाने वाले हैं। फिर ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।